लेक्चर पॉलिटी की करंट अफेयर्स का। तो शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है, आप सबको पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद का केस, या फिर काशी विश्वनाथ का केस, कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है, या राम मंदिर का केस। उन्हीं सभी केसेस के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का यूज हुआ है, और लास्ट ईयर के अंदर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। तो इसलिए हमारे प्री और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इसका जो थर्ड सेक्शन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, वो ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन, आप इनका कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, तो वो मंदिर मंदिर ही रहेगा, उसको आप गुरुद्वारा नहीं बना सकते, उसको मोनेस्ट्री नहीं बना सकते, उसको आप मॉस्क नहीं बना सकते। वैसे ही किसी मॉस्क को आप गुरुद्वारा या मोनेस्ट्री या मॉस्क नहीं बना सकते। जो मॉस्क है वो मॉस्क ही रहेगा, जो टेंपल है वो टेंपल ही रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा ही रहेगा। ठीक है, जो मोनेस्ट्री है मोनेस्ट्री ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चेंज आप नहीं कर सकते, उसकी डेट है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो भी उस रिलीजियस प्लेस का करेक्टर है, जो स्टेटस है, वो वही रहेगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 ही क्यों चूज किया गया? आपको पता है हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस के बेसिस पे हुआ। 15 अगस्त को हम 1947 को हमको आजादी मिली, फ्रीडम मिली। उससे पहले जो हमारा पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस के बेसिस पे हुआ, मतलब पहले ही बहुत ज्यादा रिलीजियस के पीछे झगड़ा हो चुका था। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर है वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हम एक सेकुलर देश है, हमारा जो देश का स्टेटस है वो सेकुलर है। ठीक है, इसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए, इसी सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए ये डिसाइड किया गया 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब इसके अंदर आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप होता क्या है। मतलब जो ये एक्ट था ये बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिफाइन किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपकी होगी टेंपल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मोनेस्ट्री या और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब किसी और धर्म की पूजा पाठ करने की जगह। ठीक है, जोन जोन से धर्म रह गए उनकी जो भी जगह है वो सभी इसी के अंदर कवर होंगी, कोई भी रिलीजियस प्लेस के बाहर नहीं रहेगी। ठीक है, अब समझ आ गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप कौन कौन सी हुई। अब देखते हैं इसकी बाकी की प्रोविजन क्या है। अब आपको पता होगा कि जैसे हमारे हर धर्म के अंदर अलग अलग सेक्ट होते हैं। जैसे आप मुस्लिम देखोगे उसके अंदर सिया, सुन्नी, अहमदिया, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वैसे ही उसमें ये भी कहते हैं कि इस एक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एक धर्म के अंदर एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट के अंदर भी कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर रहेगा। 15 अगस्त 1947 में जो रिलीजियस फेस का कैरेक्टर था वो वही रहेगा, एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट में भी कवर नहीं होगा, चाहे वो विद इन द रीजन हो। ठीक है, विद इन द रीजन भी उसका कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता। फ्रॉम वन सेक्ट टू अनदर, इवन विद इन सेम रीजन, दोनों का कैरेक्टर नहीं चेंज हो सकता, चाहे वो सेम रीजन में क्यों ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं जो गवर्नमेंट ने जब ये लॉ पास किया 1991 में, जब ये एक्ट पास करी 1991 में, तो उस समय कोर्ट के अंदर कई पेंडिंग केसेस चल रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर साफ प्रोविजन निकाल दिया कि जो भी कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग चल रहे हैं किसी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस प्लेस नल एंड वॉइड, मतलब जोन जोन सी भी केसेस चलते थे उन सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब उसको आगे केस सॉरी कोर्ट उसकी आगे की सुनवाई करेगी ही नहीं, वो केस को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि कोई भी नया केस फाइल नहीं किया जाएगा, कोई भी नया केस फाइल नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज करने के लिए। ठीक है, बट इसके अंदर उस समय एक एक्सेप्शन बनाया गया कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस था उसके अंदर इस एक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये उसकी एक एक्सेप्शन थी, ये एक उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना लास्ट ये जो फैसला सुनाया राम जन्मभूमि का, वो इसी बेसिस पर सुनाया कि एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर इसको एक्सेप्शन दिया गया था, तभी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया गया। अब आपको लगेगा जो ज्ञानवापी वाला जो भी केस हुआ था उसके अंदर जो अर्जी लगाई गई थी कोर्ट के अंदर, वो इसलिए लगाई गई थी कि एक धर्म के लोग चाहते थे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उनको जाके पूजा पाठ करने की परमिशन मिले। उसके अंदर किसी भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर की चेंज करने की बात नहीं कही गई थी। अगर वो की जाती तो कोर्ट के अंदर वो पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होती। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नर को एडवाइस जारी करी कि आप स्टेट असेंबली बुलाइए, हमें बजट सेशन कराना है। ठीक है, अब पंजाब के गवर्नर के अंदर पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं बुलाऊंगा। तो इससे ये कॉन्ट्रोवर्सी बात बन गई कि गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मना कर दे कि मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा। तो अब देखते हैं। अब गवर्नर जो काम करता है वो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे उसके अंदर आते हैं, आपको पता है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, टेक्सटाइल मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए। वैसे ही स्टेट के पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यूनियन के काम करता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स की एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे काम करता है। तो अगर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स ने अगर एड एंड एडवाइस गवर्नमेंट को इशू करी है, गवर्नर को इशू करी है, समन देने के लिए समन दिया है स्टेट असेंबली को बुलाने के लिए, तो गवर्नर को इशू करने पड़ेगा। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, गवर्नर इज बाउंड टू द एडवाइस। जो गवर्नर है वो एडवाइस के लिए बाउंड है, गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आता है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 भारत के संविधान का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल एड एंड एडवाइस द गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के, वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे, और गवर्नर जो है वो बाउंड है इनकी एडवाइस को मानने के लिए। बट एक एक्सेप्शन है कि वो गवर्नर की अगर डिस्क्रिशन पावर वहां नहीं लगती तो गवर्नर को एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर ही कैन एक्ट ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिशन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी डिस्क्रिशन पावर मेंशन नहीं है, उस काम में गवर्नर को स्टेट की एड एंड एडवाइस माननी ही पड़ेगी। ठीक है, एड एंड एडवाइस माननी ही पड़ेगी। अब जैसे आर्टिकल 74 है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 ये कहता है जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। ठीक है, बट उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 74 के अंदर कहीं नहीं लिखा कि जो गवर्नर प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज कर सकता है, कहीं नहीं लिखा ये। ठीक है, बट जो आर्टिकल 163 है इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर जहां पे यूज नहीं कर सकता वहां गवर्नर एडवाइस मानेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ही कैन एक्ट ऑन हिज ऑन डिस्क्रिशन। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 163। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 174। अब आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल 174 डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ गवर्नर। गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है? ठीक है, सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी गवर्नर की है, समन देके स्टेट असेंबली को बुलाना। समन मतलब एक नोटिस हो गया कि आपको नोटिस देके स्टेट असेंबली को बुलाना। अब जो गवर्नर का काम है स्टेट असेंबली को बुलाने का, वो होना चाहिए कि दो स्टेट असेंबलीज के बीच में टाइम पीरियड 6 मंथ से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते। ठीक है, समन द हाउसेस मतलब आपको एमएल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल बुलाना है समन जारी करके, ये गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उसकी दूसरी ड्यूटी आती है प्रोग द आइदर हाउस, मतलब एक आप नोटिस जारी करके आप सेशन को एंड भी कर सकते हो। ठीक है, आपने एक गवर्नर ने एक सेशन जारी करा, एक गवर्नर नोटिस जारी करा, उसके बाद सेशन को एंड कर दिया गया। ठीक है, और थर्ड आता है डिसॉल्व द विधानसभा। गवर्नर जो है विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, इसमें स्पेशली मेंशन है विधानसभा, विधान परिषद नहीं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। ठीक है, गवर्नर जो है, गवर्नर की ये तीन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं। अब हमने आर्टिकल 163 में पढ़ा कि गवर्नर काम करेगा एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पे गवर्नर की 3 अलग से ड्यूटीज लिखी हुई हैं। तो गवर्नर का काम चलेगा कैसे? तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी 2016 में, ये है नाम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016। इसको बोला गया अरुणाचल असेंबली केस 2016 के नाम से फेमस है ये काफी। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ी गलत रहे हो। आपको दोनों आर्टिकल पढ़ने हैं इकट्ठे, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 174 आपको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, अगर आप से एक साथ पढ़ोगे ना तो उसमें से क्या समझ आएगा, जो गवर्नर का काम है समन देने का, वो गवर्नर काम करेगा बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो गवर्नर समन जारी करेगा असेंबली को बुलाने के लिए ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। गवर्नर का जो काम चलेगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस एंड एड पे चलेगा। ठीक है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है 2016 की अरुणाचल असेंबली केस से। ठीक है,
बट उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई, एक एक्सेप्शन भी लगाई, ठीक है। वो एक्सेप्शन ये थी कि गवर्नर का जो काम है वो गवर्नर तभी कर पाएगा। एक केस में एक्सेप्शन ये है कि गवर्नर, अगर मान लो आपकी चीफ मिनिस्टर साहब हैं या जो गवर्नमेंट आपकी जो पावर में है, अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो गवर्नर उस केस में अपनी डिस्क्रिशन यूज करके स्टेट असेंबली को बुला सकता है, फ्लोर टेस्ट करा सकता है, ठीक है। अगर इस चीज में गवर्नर को एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी पार्टी चाहेगी कि उनके मेजॉरिटी नहीं हो, उनको फ्लोर टेस्ट झेलना पड़े? तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नर के पास एक एक्सेप्शन पावर आती है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन तब यूज कर सकता है जब चीफ मिनिस्टर या जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजॉरिटी नहीं हो, मेजॉरिटी सपोर्ट ना हो, उतने एमएलए का सपोर्ट नहीं हो, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हुआ, जब पंजाब ने, गवर्नर ने उनको मना किया, मगर बाद में गवर्नर को एक बजट सेशन के लिए समन जारी करके स्टेट असेंबली बुलानी ही पड़ी थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टॉपिक था, इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। पहले गवर्नर साहब के दिमाग में आया पता नहीं क्या, उन्होंने असेंबली बुलाने से मना कर दिया। अब इस केस में ये हुआ कि गवर्नर साहब ने पंजाब के जो सीएम है भगवत मान साहब को फोन मिलाया। गवर्नर साहब ने कहा, मान साहब आपने पिछले 2-3 महीने से जो काम किया मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मान साहब ने बोला कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं आपको इंफॉर्मेशन। गवर्नर साहब ने कहा अच्छा ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने उनको आर्टिकल 137 की फोटो भेजी व्हाट्सएप पे कि आर्टिकल 137 जरा पढ़ो और उससे मुझे बताओ क्या होता है। आर्टिकल 167 पढ़ो, मुझे बताओ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 167 के अंदर जैसे हमने आर्टिकल 174 के अंदर पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नर, वैसे ही आर्टिकल 167 हो गया ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसके अंदर 3 शर्त काम मेंशन है जो सीएम साहब को करने ही करने हैं। सबसे पहला काम ये है कि अगर कोई भी गवर्नर आपसे इंफॉर्मेशन लेता है किसी लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव काम की, तो चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नर साहब को सारा काम बताना, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी काम हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव का, लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेशन का, जो भी काम हुआ है आपको वो काम गवर्नर साहब को बताना ही बताना है, ठीक है। अब दूसरा ये आता है कि जब भी आपको पता होगा कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जो कैबिनेट मीटिंग होती है, ठीक है। अब कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुई, कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो सीधा गवर्नर ऑफिस जाएंगे, वहां पे जाके उनको सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि आज की कैबिनेट मीटिंग में ये डिस्कशन हुई थी, ये काम हम करने वाले हैं और ये काम हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो आप दोनों में डिफरेंस देखो, पहले में जो गवर्नर साहब आपसे पूछ रहे हैं वो तो आपको बताना ही है, ठीक है। मगर जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो नहीं पूछ रहे हैं, वो भी आपको जाके बताना ही है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएम साहब की, ठीक है। इसके अंदर एक तीसरी पावर और आती है। उसके अंदर ये हुआ कि जैसे मान लो आपका एक स्टेट काउंसिल मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर ने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ले दिया बिना कैबिनेट डिस्कशन करे, तो गवर्नर अगर चाहे तो वो सीएम को डायरेक्ट कर सकता है, सीएम को बोल सकता है, साफ निर्देश दे सकता है कि जो डिसीजन एक आपके मिनिस्टर ने दिया है उस डिसीजन को आप बाकी स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स के सामने लेके जाओ, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर के सामने लेके जाओ और उस पर डिस्कशन करो, ठीक है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एक सीएम साहब की आर्टिकल 167 के अंदर। तो जैसे पहले गवर्नर साहब को स्टेट असेंबली बुलानी पड़ी, वैसे ही मान साहब को यहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।